हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से 25 एमसीक्यू सीखेंगे, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। ओके, तो फर्स्ट है, एन एपिस्टेमोलॉजिकल एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाज रिटन बाय जॉन लॉकी इन 1689। इसमें जॉन लॉकी ने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है कि इंसान जैसे सोचते हैं, इंसानों के सोचने की जो टेक्निक है उसको उन्होंने एनालाइज किया है और इस ऐसे में उसको लिखा है। उन्होंने उसमें ह्यूमन रैशनल कैसे काम करता है, जैसे हम लोगों ने अगर कोई एक चीज विटनेस की तो वो एक चीज विटनेस करने के बाद हमारे दिमाग में और क्या आएगा और फिर उसके बाद हम किस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, उसके बारे में उन्होंने ये ऐसे लिखा है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारी सोचने की जो कैपेसिटी है वो कैसे काम करती है। सेकेंड है स्क्वायर आल्वर्दी अ कंट्री जेंटलमैन अपीयर्स इन टॉम जोन्स, और ये नॉवेल लिखी है हेनरी फील्डिंग ने। टॉम जोन्स, इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर टॉम जोन्स ही है। और ये जो स्क्वायर आल्वर्दी है, ये एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है मतलब वो क्या होते हैं, चर्च में काम करते हैं और वो विडोवर होते हैं। विडोवर का मतलब है उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और फिर इनको टॉम जोन्स जो है वो जब वो बहुत छोटा बेबी होता है, एक इन्फेंट होता है, तब उनको वो मिलता है। और फिर स्क्वायर आल्वर्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे नॉवेल आगे प्रोग्रेस करता है, टॉम जोन्स थोड़ा मस्ती करने लगता है या वो गलत चीजें करने के लिए लगता है। और स्क्वायर आल्वर्दी जो है उनको ऐसा लगता है कि टॉम अभी बहुत गलत है या फिर वो अच्छा लड़का नहीं है, अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा वो, तो वो उस बात पे उसको जज करते हैं। बट इन दी एंड स्क्वायर आल्वर्दी को रियलाइज होता है कि टॉम जोन्स वैसे क्यों रिएक्ट कर रहा था, और उन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं कि वदरिंग हाइट्स जो नॉवेल है एमिली ब्रॉन्टे का, उसका नरेटर कौन है। तो काफी बार कंफ्यूज होता है क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है, लॉकवुड भी सही है और नेली डीन भी सही है। बस फर्क इतना है कि लॉकवुड जो है वो पूरी नॉवेल डिस्क्राइब करता है, हमें पूरी नॉवेल बताता है कि वो कैसे हिथक्लिफ को मिला, फिर क्या हुआ वगैरह, वो सब वो हमें बताता है। अभी लॉकवुड जब आता है तभी ऑलरेडी हिथक्लिफ का जो पास्ट है वो गुजर चुका है। तो लॉकवुड को वो पास्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नेली डीन देती है। तो ये इंटरनल नरेटर है। इंटरनल मतलब ये विद इन एक नरेटर है, मतलब एक स्टोरी लॉकवुड बता रहा है, अभी ये स्टोरी के अंदर की जो स्टोरी है ना, ये नेली डीन बता रही है। ठीक है, तो दोनों आंसर करेक्ट है। अगर एक्सटर्नल नरेटर पूछा तो आप बोल सकते हो लॉकवुड, अगर इंटरनल नरेटर पूछा तो फिर बोल सकते हो नेली डीन। ठीक है, तो दोनों नरेटर से बस फर्क ये है कि लॉकवुड डायरेक्टली रीडर्स को बताता है और नेली डीन लॉकवुड को बताती है, और फिर लॉकवुड के थ्रू हमें पता चलता है। जॉन फॉस्टर ने चार्ल्स डिकेंस का ऑटोबायोग्राफी लिखा। उन्होंने उसका नाम रखा था द फेमस लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस और ये दोनों 1936 में मिले थे और उसके बाद फिर उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। और फिर उसके बाद फॉस्टर जो थे उन्होंने एज ए डिकेंस के एडवाइजर का भी काम किया था, और डिकेंस को उनका कैरेक्टर इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने फॉस्टर के ऊपर एक कैरेक्टर लिखा था, जॉन पॉर्सनॉप। ठीक है, तो ये जॉन पॉर्सनॉप का जो इंस्पिरेशन है वो डिकेंस को जॉन फॉस्टर पर से मिला। A Parson's Tale followed by Chaucer's retraction marks the end of the Canterbury Tale। तो ये जो चौसर का रिट्रैक्शन है कैंटरबरी टेल्स में, उसके पहले ये एक टेल है और फिर उसके बाद कैंटरबरी टेल्स खत्म हो जाता है। अगेन कैंटरबरी टेल्स एक्चुअली कभी खत्म नहीं होता क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो पूरी करने से पहले चौसर की डेथ हो गई थी, तो वो कभी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन पार्सन्स टेल सबसे आखिर में एक टेल आती है, और पार्सन्स टेल और टेल ऑफ मेलिबी ये दोनों ऐसे टेल्स है बस जो प्रोज में लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी पूरा जो कैंटरबरी टेल्स है वो वर्स में लिखा गया है, लेकिन ये दोनों टेल्स है वो सिर्फ प्रोज में लिखे गए हैं। ये सवाल भी काफी बार पूछते हैं कि कौन से ऐसी टेल्स है जो प्रोज में लिखे गई है, तो वो है टेल ऑफ मेलिबी और पार्सन्स टेल, ये दोनों प्रोज में लिखे हैं, बाकी सब वर्स में है।
द नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ द अर्बोविल्स का सबटाइटल क्या है, तो इसका सबटाइटल है अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। अभी यहाँ पे प्योर वुमन क्यों आता है, क्योंकि टेस्ट जो होती है उसका रेप होता है, और फिर रेप के बाद ऑब्वियसली वो विक्टोरियन सोसाइटी में विक्टिम ब्लेमिंग होता था, तो लोग टेस्ट को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, या फिर उसको ही वो बोल मतलब ऐसे इन अ वे कहीं ना कहीं वो कन्वर्टेशन था, या फिर कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट था कि उसकी गलती होगी। तो थॉमस हार्डी को उसको डिस्कार्ड करना था वो थॉट प्रोसेस को, कि ऐसे नहीं होता, अगर रेप हुआ है तो उसमें लड़की की गलती नहीं है, लड़के को भी ब्लेम करो। तो इसलिए इवन दो शी वॉज रेप्ड, उन्होंने उसको प्योर वुमन बोला, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जस्ट बिकॉज वो एक एक्ट उसके अगेंस्ट हो गया, एक्ट ऑफ वायलेंस, उसका मतलब उसकी प्योरिटी कहीं पे भी कम नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने ये सबटाइटल चूज किया, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। फेथफुली मतलब कि उन्होंने उसके साथ, उसके कैरेक्टर के साथ जस्ट बिहेवियर किया है, या एकदम करेक्ट बिहेवियर किया है, एक फेयर बिहेवियर किया है। उन्होंने उसके कैरेक्टर को वो जैसी है वैसे ही दिखाया। उन्होंने कहीं पे भी उसका वो जो एक एक्ट था, उस एक्ट की वजह से कहीं पे भी उन्होंने उनके जजमेंट को, हार्डी ने अपने जजमेंट को कभी भी ये नहीं होने दिया, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होने दिया टेस्ट के लिए। सेटन ने Satan held Solomon Council of the Fallen Angels at the Pandemonium. Pandemonium एक तरह का स्टेज या फिर एक बोल सकते एक जगह है। तो जब वो हेल में जाता है सेटन, मतलब वो लूसीफर होता है, वो हेल में जाता है और वहाँ पे वो सेटन नाम अडॉप्ट करता है। और फिर वहाँ पे जो भी दूसरे सारे फॉलन एंजल्स होते हैं, जैसे बेल्जेबब हो गया, तो उन सब के साथ वो एक मीटिंग करता है, और वो मीटिंग में डिस्कस करता है कि कैसे इवन दो उन्होंने गॉड के साथ रिबेलियन किया, लेकिन फिर भी वो कैसे जस्ट है, या फिर उनका वो करना क्यों सही था, वो उसके में वो डिस्कस करते हैं, और ये पैंडेमोनियम के इधर करते हैं। ड्राइडन एंड पोप आर द क्लासिक्स ऑफ आर प्रोज एंड नॉट आर पोएट्री। ये किसने बोला था, ये बोला था मैथ्यू आर्नल्ड ने। उनका एक जो बुक है स्टडी ऑफ पोएट्री, इसमें उन्होंने बोला था। मैथ्यू आर्नल्ड का ये मानना था। अभी यहाँ पे क्लासिक का मतलब है कि क्लासिकल मास्टर्स, ठीक है, कि उनका कोई हम लोग उनके बुक्स को या फिर उनके वर्क्स को एज अ बेंच यार्क या फिर एज ए इंस्पिरेशन हम लोग ले सकते हैं। जैसे शेक्सपियर के वर्क को लोग एज ए इंस्पिरेशन लेते हैं, या जो भी होमर है या इलियड ओडिसी, इनको वो लोग हम लोग लेते हैं एज अ इंस्पिरेशन लेने के लिए यूज करते हैं। तो वैसे मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला था कि ड्राइडन एंड पोप ने जो पोइट्री लिखी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका जो प्रोज था उसको उसको क्लासिकल मैट्रिक्स में हम लोग रख सकते हैं। आर्नल्ड को लगता था कि थॉमस ग्रे जो है वो प्री रोमांटिक पोएट है, तो थॉमस ग्रे को पोएट्री का क्लासिकल मास्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ड्राइडन और पोप को प्रोज का और थॉमस ग्रे को पोएट्री का क्लासिकल मास्टर बोलते थे आर्नल्ड। द डंसियड इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, और ये उन्होंने डेडिकेट किया है जॉनथन स्विफ्ट को, और ये एक मॉक एपिक है। मॉक एपिक क्या होता है, मॉक एपिक वो होता है जिसमें एपिक का मजाक उड़ाते हैं, मतलब एक कोई भी ट्रिवियल टॉपिक को लेके उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चढ़ा के एक गाथा लिख दो, एक कोई बहुत बड़ी स्टोरी ऐसे लिख दो, तो वो मॉक एपिक होता है। जैसे रेप ऑफ द लॉक में उन्होंने एक लड़की का मतलब सिर्फ उसके बाल कोई काट के चला जाता है, तो फिर उस पर से उन्होंने पूरा एक पोएट्री लिखा ये बताने के लिए कि वो मतलब जैसे एक उसको एकदम ग्रैंड मैनर में ट्रीट किया। तो एक ट्रिवियल टॉपिक को बहुत ग्रैंड मैनर में ट्रीट करना इज अ मॉक एपिक। चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर मैरी, शी अपीयर्स इन हिज एसे एज कजिन ब्रिजेट, ठीक है। मैरी जो थी वो, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, तो उनको एक साइकोलॉजिकल बीमारी थी, और फिर इसकी वजह से क्या होता था, उनको ऐसे एपिसोड्स होते थे जिसमें वो बहुत अग्रेसिव होती थी, वायलेंट होती थी। और वही एक बार ऐसे एक एपिसोड हुआ था जिसमें वो काफ़ी वायलेंट हो गई थी, और इन्होंने इनकी जो मम्मी थी उसका खून कर दिया था। तो उसके बाद इनको असाइलम में डाल दिया, और फिर उसके बाद फिर उनको ऐसे नर्सिंग होम में रखते थे। बट चार्ल्स लैम्ब एक्चुअली काफ़ी प्यार करते थे उनकी बहन से, तो उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा था अपनी बहन का। लैम्ब के डेथ के बाद जो उनके दूसरे रिलेटिव्स है उन्होंने ख्याल रखा, लेकिन मतलब लैम्ब की डेथ पहले हो गई, और फिर उसके बाद मैरी की भी डेथ हो गई। ये उनको, वो पहले उनके साथ ही रहती थी, लेकिन जब उन्होंने उनकी अपनी मम्मी का खून किया तो उसके बाद में फिर उनको
असाइलम में ट्रीट किया, मतलब एडमिट करवाया, फिर वो मेंटल हॉस्पिटल में रहते थे। द कोलोसस इज रिटन बाय सिल्विया प्लाथ। ये एक पोएट्री का कलेक्शन है और ये और ये 1960 में आया, और ये एक ऐसा पोएट्री का कलेक्शन है जो उनकी डेथ के पहले पब्लिश हुआ, और ये एक ही है। मतलब इसके बाद भी जो पब्लिकेशंस हुए हैं दूसरे उनके पोएम्स के, वो उनकी डेथ के बाद हुए, लेकिन उनकी डेथ के पहले ये एक हुआ था, द कोलोसस एंड अदर पोएम्स, पूरा टाइटल है उसका। तो ये उनकी डेथ के पहले पब्लिश हुआ था 1960s में। और इसका जो थीम है वो है कन्फेशनल। कन्फेशनल मतलब क्या होता है? कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री एक अमेरिकन स्कूल था। स्कूल बोलने से बेटर एक मूवमेंट थी वो। तो इसमें वो लोग क्या करते थे, जो भी राइटर्स थे, पोएट्स थे, वो उनके मन में जो भी आता था या फिर उनके जो भी इनर मोस्ट फीलिंग थी, वो अपना जो भी उनके माइंड में आ रहा था, अगर उनको डिप्रेशन फील हो रहा है तो फिर वो डिप्रेशन के बारे में लिखते थे। अगर उनको कभी सैडनेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या किसी की अपना खुद का सुसाइड भी कंटेम्पलेशन होता है, वो भी वो अपनी बुक्स में लिखते थे या अपनी पोएट्री में लिखते थे। द मर्डर ऑफ गंजागो इज अ प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट। तो प्ले विद इन अ प्ले क्या है? हैमलेट इटसेल्फ एक प्ले है, और वो प्ले के अंदर हैमलेट को ये दिखाना होता है कि कैसे उनके अंकल ने उनके डैड का खून करवाया। तो वो एक ऐसा फेक सेटिंग क्रिएट करते हैं, एज इन वो एक झूठा ऐसा प्ले परफॉर्मेंस रखता है, और वो परफॉर्मेंस का नाम वो मर्डर ऑफ गोंजागो रखते हैं। जैसे अगर आपने हैदर देखी है तो हैदर में देखो वो गाना है बिस्मिल, तो वो बिस्मिल में देखो शाहिद वो पूरा, मतलब वो गाने के थ्रू पूरा सीन बताता है कि कैसे क्या हुआ था, उसके डैड का कैसे खून हुआ, फिर कैसे उनकी मम्मी इन्वॉल्व थी। तो वो सेम चीज उन्होंने हैमलेट में प्ले विद इन अ प्ले हुआ था, तो उन्होंने मर्डर ऑफ गोंजागो उस प्ले का नाम रखा था, या फिर इसको माउस ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है। द फ्रेंच टाइटल ऑफ वेटिंग फॉर गोडो इज ऑन अथेंदन गोडो, ये है। और इसका इंग्लिश जो टाइटल है वेटिंग फॉर गोडो, इसमें उसका जो सबटाइटल ये है वो है अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। ठीक है। तो ये काफी बार पूछते हैं कि इसका सबटाइटल क्या है, कभी ये देते हैं ट्रेजिक कॉमेडी देते हैं, कभी कॉमेडी देते हैं, तो उसको ध्यान से रखना। अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स ये उसका सबटाइटल है। और ये ओरिजिनली लिखा गया था फ्रेंच में, क्योंकि बेकेट जो थे वो फ्रांस में रहते थे, तो उन्होंने फ्रेंच में ही लिखा था, लेकिन बाद में फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। Deconstructive Angel is an essay by M.H. Abrahams 1992। M.H. Abrahams ने ये essay लिखा था Deconstructive Angels। इसमें वो लोग उन्होंने उनको स्टडी किया था, जो भी डिकंस्ट्रक्शन के क्रिटिक्स थे ना, तो डेरिडा हो गया या और भी दूसरे लोग थे डिकंस्ट्रक्शन के क्रिटिक्स थे, स्ट्राउस वगैरह, उन सबको उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने उनके लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को स्टडी किया कि वो कैसे लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं एज अ वे टू कम्युनिकेट विथ ऑडियंस, या फिर जो भी लैंग्वेज को उन्होंने कैसे स्टडी किया उसके बारे में उन्होंने इस ऐसे में लिखा है। बक जो है वो प्रोटैगनिस्ट है कौन सी नॉवेल का? अ कॉल ऑफ वाइल्ड। कॉल ऑफ वाइल्ड का वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, और ये नॉवेल लिखा है जैक लैंडन। ये अमेरिकन नेचुरलिस्ट राइटर थे। नेचुरलिस्ट मतलब वो नेचर के बारे में लिखते थे, या फिर उनके नॉवेल काफ़ी नेचर से रिलेटेड रहती थी। और नेचुरलिस्ट राइटर्स जो थे ना, वो हमेशा नेचर का जो मतलब दोनों साइड दिखाते थे, उसका मर्सीफुल साइड भी दिखाते थे, और उसका जो क्रूअल साइड है वो उसको भी दिखाते थे, दोनों साइड्स दिखाते थे। ठीक है। और ये जो बक है ना, ये डॉग है, ये इंसान नहीं है, ये डॉग है। तो ये पूरी नॉवेल में मतलब वो पूरी नॉवेल नरेट भी हमको बक ही कर रहे हैं, बक के थ्रू ही हमको सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस ये पोयम है, और ये लिखा है थॉमस ऑक्लेव ने। इसमें इवन दो एच लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस ओ से करना है, ऑक्लेव। इसमें ये उन्होंने चौसर की डेथ के बाद लिखा था, और इसमें वो काफ़ी चौसर के डेथ को वो मून करते हैं या फिर लैमेंट करते हैं उनको, मतलब वो बताते हैं कि वो कितने सैड है क्योंकि चौसर की डेथ हो गई। चौसर एक्चुअली उनके मेंटोर थे या फिर उनके एडवाइजर थे, मतलब जब भी थॉमस ऑक्लेव को कुछ जानना होता था, कुछ समझना होता था, वो चौसर के पास जाते थे। तो जब चौसर की डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने ये पोयम लिखा रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। और इसमें
वो चौसर की डेथ को लैमेंट करते हैं। अंडर द नेट किसने लिखा? ये लिखा है आयरिस मर्डॉक ने, और ये लिखने के लिए उनको इंस्पिरेशन मिला था सैमुअल बेकेट की नॉवेल मर्फी से। ठीक है, तो ये भी एक नॉवेल ही है। तो आयरिस मर्डॉक को ये नॉवेल लिखने के लिए मर्फी से इंस्पिरेशन मिली। राल्फ वाल्डो इमर्सन is also called as Sage of Concord, और एमर्सन जो थे वो अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे। ट्रांसेंडेंटलिस्ट क्या होता है? वो होते हैं, ये एक स्कूल है या फिर एक मूवमेंट है जिसमें वो मानते हैं कि एक अपर सोल होती है, और वो अपर सोल हमको गवर्न करती है, या फिर एक यूनिवर्स होता है, वो यूनिवर्स हमको पूरा गवर्न करता है। और वो बोलते हैं कि हम लोगों ने ये जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट की है, इसकी वजह से हम और रेस्ट्रिक्टेड होके जी रहे हैं। तो हम लोग जितना सोसाइटी से दूर जाएंगे, जितना नेचर के पास जाएंगे, और जितना हम ओवर सोल पे बिलीव करेंगे या फिर यूनिवर्स की एक पावर पे यकीन करेंगे, उतना क्या होगा, हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ग्राहम ग्रीन एक ब्रिटिश राइटर थे, और उन्होंने R.K. नारायण जो थे अपने, उनके वर्क्स को पॉपुलराइज करने में बहुत उन्होंने ये किया। ठीक है, तो R.K. नारायण के वर्क्स उनको काफ़ी पसंद आते थे, ग्राहम ग्रीन, और उन्होंने उनके वर्क्स को पॉपुलराइज करने में काफ़ी ये एफर्ट्स लिए, और कितने उनके ऐसे बुक्स हैं ना जिनका इंट्रोडक्शन जो है वो ग्राहम ग्रीन ने लिखा है। और इसके साथ में येट्स ने क्या किया था, W.B. येट्स ने, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को पॉपुलराइज करने में हेल्प किया। इनफैक्ट येट्स ने उनको नॉमिनेट भी किया था नोबेल प्राइज के लिए। ब्राइडसाइड रिविजिटेड इज अ नॉवेल रिटन बाय एवलिन वॉग। एवलिन एक इंसान है, ठीक है, वो मैन है, उसका नाम फीमेल वाला है बट वो है मैन। और इसमें वो आर्मी एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। आर्मी एक्सपीरियंस मतलब ये पूरी नॉवेल का जो मेन लीड है वो एक कैप्टन है आर्मी का, और वो बाद में आता है, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है पूरी नॉवेल, और जिसमें उनका पहले अफेयर, लव अफेयर, उनकी फ्रेंडशिप, या फिर उनका जो आर्मी के साथ एक्सपीरियंस था, उसके बारे में एवलिन वॉग ने बताया है। और ये जो ब्राइडसाइड है, ये कैसल का नाम है जहाँ पे जो नॉवेल में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो ब्राइडसाइड एक कैसल का नाम है, और ये एवलिन वॉग ने लिखा है। Sentimental Agent in Violin Empire is written by Doris Lessing. Doris Lessing साउथ अफ्रीकन राइटर थी, और उन्होंने ये नॉवेल लिखा था। और इस नॉवेल का जो राइटिंग टेक्निक है ना, वो बहुत इसके जैसा है, स्विफ्ट और ऑरवेल के जैसे। तो ये दोनों भी कैसे सटायर लिखते थे, जो भी सोसाइटी में हो रहा है उस पर वो सटायर लिखते थे। तो ये नॉवेल भी उन्होंने एज ए सटायर ही लिखी, और इसका एक्चुअली थीम है साइंस फिक्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी ऐसा एक एम्पायर है, वॉयलिन एम्पायर, वहाँ पे पूरी नॉवेल सेट है, और ये एक मतलब ऐसा गैलेक्सी फार फार अवे में ये होता है। ऑफ क्रोमेटोलॉजी किसने लिखा था? तो ये जैक डेरिडा का बुक है, और ये उन्होंने ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा था क्योंकि डेरिडा वाज फ्रेंच, और इसको पब्लिश किया था गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने। डिकंस्ट्रक्शन के जितने भी थियोरीज है वो इस बुक में से आते हैं, ऑफ क्रोमेटोलॉजी, और चक्रवर्ती स्पिवाक ने इसको ट्रांसलेट किया, और अभी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, या फिर कुछ क्रिटिक्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक से उसको ट्रांसलेट नहीं किया, एंड बिकॉज उन्होंने ठीक से उसको ट्रांसलेट नहीं किया, इसलिए हम लोग डिकंस्ट्रक्शन का थ्योरी अच्छे से नहीं समझ सकते। तो कुछ क्रिटिक्स है जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, वेयर सम दे स्टिल फॉलो हर। डिसअपियरेंस ऑफ अ गॉड इज रिटन बाय जे हिल्स मिलर, और इसमें वो काफ़ी राइटर्स को, जो भी थॉमस डी क्विंसी हो गया, या फिर मैथ्यू आर्नल्ड हो गया, एमिली ब्रॉन्टे हो गई, इनको वो इनके वर्क्स को वो स्टडी करते हैं, और इसमें वो रोल देखते हैं कि गॉड जो है वो एक कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं इंसान के रहता है, और अगर वो कॉन्शियसनेस से डिसअपियर हो जाए, वो कहीं ना कहीं इस पूरे वर्क में निहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बात करते हैं कि गॉड की जो कॉन्शियसनेस है, एज एन गॉड को कोई देख नहीं सकता, तो उसके एब्सेंस के बारे में भी हमको पता नहीं चलेगा अगर हमको उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं पता है। तो इस पूरे वर्क में वो गॉड के बारे में क्वेश्चन करते हैं, और इसके लिए वो काफ़ी राइटर्स को स्टडी करते हैं। उसमें से है थॉमस डी क्विंसी, आर्नल्ड, एमिली ब्रॉन्टे, इन सबको वो स्टडी करते हैं।
एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था हैरोल्ड ब्लूम में। और इसमें उन्होंने बोला कि एंजाइटी का क्या रोल होता है। जब भी किसी इंसान को, खास करके किसी पोएट को एंजाइटी होती है, तो फिर उस एंजाइटी को कैसे यूज करते हैं पोएट्री लिखने के लिए। खास करके रोमांटिक पोएट्स के बारे में उन्होंने बात की है। तो क्यों रोमांटिक पोएट्स कैसे एंजाइटी को यूज करते हैं, जैसे सिल्विया प्लाथ वगैरह, कैसे वो अपने जो डिप्रेशन है उसको उन्होंने यूज किया पोएट्री लिखने के लिए। तो एक राइटर या पोएट हो गया, अगर उसके साथ कोई गलत फीलिंग भी है, क्योंकि गलत एज इन एक ऐसी फीलिंग या अनवांटेड फीलिंग भी है, वो भी उसको यूज करते हैं पोएट्री लिखने के लिए, या फिर कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस करने के लिए। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी किसने लिखा था? ये लिखा था मिशेल फुको ने। और इसमें एंड अगेन ही इज अ मैन। और मिशेल फुको ने जब इस बुक में ये डिस्कस किया है कि कैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सेक्सुअलिटी को परसीव करती है। और हमेशा जब सेक्सुअलिटी की बात की जाती है तो उन्होंने बोला कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल के बारे में ही बात की जाती है, या फिर जो एडल्ट है उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में बात की जाती है। मिशेल फोको वॉज गे, तो फिर उनका ऐसा था कि होमोसेक्सुअलिटी को भी डिस्कस करो, बच्चों की सेक्सुअलिटी को भी डिस्कस करो। अगर कोई पागल आदमी है तो फिर उसकी सेक्सुअलिटी कैसे का वहाँ पे रोल प्ले करती है, उन सबको डिस्कस करो। उन्होंने उस बुक में ये बोला है कि, और ये सब उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में किया है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर टू यू, और आई होप आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना। इसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी। थैंक यू।